हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। एक नया लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं यूपीएससी 2026 के लिए, जहां पे हम कोशिश करेंगे कि जितने भी जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसको हम कवर कर लें और डिटेल में कवर करें। आज हम इकोनॉमिक्स से शुरुआत करेंगे और इन इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं होंगी, मैं आपको पहले ही बता दूंगा। और ये जो पोर्शंस रहेंगे इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। जैसे ये जो पहला पेज है, आप इसको स्किप कर सकते हो प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर हम मेंस की बात करें या कोई ऐसा एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर आप कर रहे हो जहाँ पे आपको कुछ रिटन टेस्ट जो है वो भी देना पड़ेगा, काइंड ऑफ जैसे सब्जेक्टिव अगर पेपर है, उसके लिए आप थोड़ा सा देख सकते हो। टीचिंग में अगर आपका शौक़ है तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी ये स्लाइड आप देख सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले इकोनॉमिक्स, ये जो सब्जेक्ट अभी हम रीड करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स। सबसे पहले तो हम समझें कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। साथियों, जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट शुरू करते हैं, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे पॉलिटी है, चाहे हिस्ट्री है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले उस सब्जेक्ट को समझें। ठीक है, वो जो शब्द बना है जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं, तो वो बेसिकली कोई ना कोई मीनिंग तो कैरी करता ही है। तो सबसे पहले हम समझें कि उस शब्द का मीनिंग क्या है। इकोनॉमिक्स अगर ऐसे सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता तो होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स ये जो वर्ड है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो थोड़ा सा रिसर्च करने पे हमें पता चलता है कि इकोनॉमिक्स जो है ये ओइकोनॉमिया करके एक वर्ड है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, यहाँ से आया है। ठीक है, ओइकोनॉमिया जो है ये भी बेसिकली दो शब्दों को जोड़ के बनता है, ओइकस एंड नोमिया। ओइकस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नोमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो इकोनॉमिक्स जो कि ओइकोनॉमिया जो कि ग्रीक वर्ड है, इसे डिराइव्ड ये शब्द है, इसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है जी, अब इसको ध्यान से समझिए क्योंकि इसके बाद जितनी दूसरी जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, ये टोटली इस पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स शब्द का मतलब हुआ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है जी, एक घर को चलाना। अब एक घर को चलाना कैसे चलाना, एफिशिएंट तरीके से, बढ़िया तरीके से। अब जैसे हमारे हिंदी में कहावत है, हम कहते हैं कि जितना चादर है उतना ही पैर पसारना चाहिए, इसको ये एफिशिएंट यूज़ हम कहेंगे। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हम कोशिश करते हैं चीज़ों को इस तरीके से समझें कि हम एफिशिएंट तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें, ऑप्टिमम तरीके से अपने रिसोर्सेज को हम यूज़ कर सकें। ठीक है जी, अब देखो ये जो डेफिनेशंस है ना, जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने बताई हैं इकोनॉमिक्स की, जैसे यहाँ पे एडम स्मिथ हो गए, मार्शल हो गए, रॉबिन्स हो गए, सैमुअल्सन हो गए, इस पे तो हम बाद में आएंगे। लेकिन ये देखिए, ये भी एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स को समझने के लिए। तो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि डील करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ में। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप कह दो कि इकोनॉमिक्स ऐसा एक सब्जेक्ट है जहाँ पे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डील करते हैं। अब सवाल ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है। तो साथियों, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कोई भी एक्टिविटीज़ जहाँ पे पैसा है, जहाँ पे पैसा है, जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, जहाँ पे मनी इन्वॉल्व है, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। जैसे आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो, वो चीज़ें आपको बेच रहा है, ठीक है, उसके बदले में पैसा दे रहे हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, ठीक है, आप फीस दे रहे हो, वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, पैसा आ गया बीच में, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ है जहाँ पे मनी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट ये कैसा सब्जेक्ट है, तो आप बता दो जी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डील करने वाला सब्जेक्ट जो है उसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी जो हमने देखा था ना, अभी ये जो इकोनॉमिक शब्द है, ये जो ओकियोनोमिया से आया है, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब देखो, यही जो मीनिंग है, जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं, इसी को ये एक्सपैंड करके या अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। ध्यान से देखिए, एडम स्मिथ, जिसको हम फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, ये क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई नेचर में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करें, थोड़ी सी इंक्वायरी करें। जितना ज़्यादा आप नेचर को समझते जाएंगे उतना ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन जो है वो किसी देश के लिए होता जाएगा। सही बात है। देखिए, जितनी भी ये जो टेक्नोलॉजीज हम बना रहे हैं, अभी आप ये जो वीडियो है अपने मोबाइल पे देख रहे हैं, लैपटॉप पे देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, तो ये नेचर ने तो नहीं दी हमें, लेकिन नेचर की ही चीज़ों को तो यूज़ करके हमने बनाया ना, और उसी से देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितनी बढ़ गई हैं। जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, मिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज़ हैं ये। ठीक है, तो एडम स्मिथ यही कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जिसमें हम ये समझते हैं कि किसी तरीके से नेचर को हम समझें, एन इंक्वायरी इनटू नेचर, जो अल्टीमेटली वेल्थ ऑफ नेशन का कारण बनेगा, कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। जितना ज़्यादा आप नेचर को समझोगे
उतना ज़्यादा इन्वेंशन होगा, इनोवेशन होगा और वो अल्टीमेटली उस देश को आगे लेके जाएगा। और हम अक्सर ये बात सुनते ही हैं कि अगर आप एक इंडिविजुअल की बात कर लो या एक देश की बात कर लो, अगर वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव नहीं है तो वो पीछे रह जाएगा। दिस इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी। मार्शल क्या कहते हैं? मार्शल कहते हैं कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हमारी कोशिश होती है कि रिसोर्सेज को हम इस तरीके से हम यूटिलाइज़ करें कि सभी का वेलफेयर हो। मतलब कि जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ ही लोगों के पास ना रह जाएं, क्योंकि अगर मान लो रिसोर्सेज पे अगर कुछ लोगों का ही अगर कंट्रोल रह जाता है फिर तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम इस तरीके से समझें, पढ़ें, जिससे मैक्सिमम लोगों का जो बेनिफिट है वो हम कर सकें। ठीक है। तो रॉबिन्स क्या कहती हैं? रॉबिन्स कहती हैं कि इकोनॉमिक्स जो है हमें ये समझाता है, इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट हमें ये समझाता है कि जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो वो बहुत स्केयर है। ठीक है। मतलब उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है। तो हम उसको इस तरीके से यूटिलाइज़ करें कि उस हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, ठीक है, उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है। और एट द सेम टाइम वो ये कहती हैं कि क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, जैसे अर्थ तो एक ही है ना हमारे पास, तो हम उसको इस तरीके से यूटिलाइज़ करें, इस तरीके से यूटिलाइज़ करें कि मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो हम अचीव कर सकें। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स हमें ये सिखाता है कि हम किस तरीके से एफिशिएंट तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करें। अब देखो, जो बात ये एडम स्मिथ कर रहे हैं, जो मार्शल कह रहा है, जो रॉबिन्स कह रहा है, वो सभी अगर आप ध्यान से अगर समझने की कोशिश करो, कनेक्ट करके अगर आप देखो, तो इकोनॉमिक्स की जो पहली हमने ये डेफिनेशन देखी ओइकोनोमिया से जो आया, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, तो ये सभी इसी से रिलेटेड है। ठीक है। लास्ट में अगर हम सैमुअलसन की बात करें तो सैमुअलसन भी तो यही कह रहा है। सैमुअलसन ये कह रहा है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जो कि किसी देश के किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी इंडस्ट्री के ग्रोथ के बारे में बताता है कि आप कैसे ग्रोथ कर सकते हो। तो कैसे ग्रोथ करोगे? एफिशिएंट तरीके से मैनेजमेंट करके। ठीक है। तो चाहे आप एडम स्मिथ की बात करें, मार्शल की बात करें, रॉबिन्स की बात करें या सैमुअलसन की बात करें, ये सभी एक ही बात करें जो कि ओरिजिनल डेफिनेशन है। ठीक है। इसी का ही जस्ट एक एक्सपेंशन है। सो आई होप कि इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है उसको लेकर अब कोई डाउट आपके मन में नहीं होगा और इसके लिए आप रेडी हो। कहीं पे भी इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में आप कहीं पे भी इसको आप डिफाइन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ जी, इकॉनमी और इकोनॉमिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है? ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि इकॉनमी और इकोनॉमिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है, अब देखो, इकोनॉमिक्स तो हमने पढ़ लिया पिछली स्लाइड में कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकॉनमी भी इनफैक्ट आपको मैंने बताया कि इकॉनमी क्या है। देखो, इकॉनमी का मतलब होता है जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इकोनॉमिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, क्या इसके एलिमेंट्स है, वो पिछली स्लाइड में हमने देखे। इकॉनमी का मतलब क्या है? जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है। तो जहाँ पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो इकॉनमी है। जैसे इंडियन इकॉनमी, तो इंडियन इकॉनमी का क्या मतलब है? इंडिया में जहाँ पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है, कहाँ पे होती है? एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, टर्शियरी सेक्टर हो गया। ठीक है। यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है? जहाँ पे पैसा है। ठीक है जी। चलिए, तो जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी को हम बहुत सारे बेसिस पे इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले ओनरशिप के बेसिस पे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी हो सकता है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी हो सकता है और मिक्स्ड इकोनॉमी हो सकता है। देखो, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जहाँ पे हम प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी का है जहाँ पे स्टेट ओनरशिप है, मतलब गवर्नमेंट का ओनरशिप है। प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है या बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है। जहाँ जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो गवर्नमेंट कर रही है। उसको क्या कहते हैं? सोशलिस्टिक इकोनॉमी। ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? तो जहाँ पे कुछ सेक्टर्स में आप देखोगे कि गवर्नमेंट काम कर रही है, कुछ सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर वाले भी काम कर रहे हैं, तो जहाँ पे दोनों मिलकर काम कर रहे हैं उसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है। देखो, आज के समय पे ना अगर हम बात करें तो आपको बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में कैपिटलिस्टिक या सोशलिस्टिक इकोनॉमी आज के समय पे नहीं देखने को मिलेगा। किसी टाइम पे प्योर कैपिटलिस्टिक अगर इकोनॉमी की बात करें तो यूएस का एग्जांपल हम कोट करते थे। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में हम चाइना, रशिया जैसे देशों का एग्जांपल कोट करते थे। लेकिन आज के समय में अगर हम देखें तो ऐसा कोई भी प्योर फॉर्म में आपको ये कैपिटलिस्टिक या सोशलिस्टिक इकोनॉमी सिस्टम जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। आज के समय पे मोर और लेस सभी के सभी अगर हम बात करें तो जितने भी देश हैं दुनिया में, ये सभी के सभी आजकल मिक्स्ड इकोनॉमी का ये जो मॉडल है इसको फॉलो कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है इकोनॉमी भी आपको क्लियर है क्या होता है। सॉरी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एज वेल। तो डेवलपमेंट के बेसिस पे कोई देश बहुत डेवलप है, कोई कम डेवलप है, कोई धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, तो ऐसे हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: डेवलप, अंडर डेवलप एंड डेवलपिंग।
ठीक है जी, इसको हम डिटेल में रीड करेंगे जब एक चैप्टर हम रीड करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बस यहाँ पे आप इतना समझिए कि जो डेवलप इकॉनमी होती है उनका पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, और जब हम सेक्टर्स की बात करते हैं तो उनका मतलब मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो उनका सर्विसेज सेक्टर है, जो उनका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप है। ठीक है, वो डेवलप नेशंस कहलाते हैं। अंडर डेवलप कौन है? जो कि अभी बहुत पुअर हैं। ठीक है, पुअर स्टेट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम उनका देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर बेस्ड जो आपको इकोनॉमिक सिस्टम है वो देखने को मिलता है, और इनफैक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा मैकेनाइज नहीं हुआ है। वो भी बिल्कुल प्रिमिटिव जो मेथड्स हैं एग्रीकल्चर के, उसको ही स्टिल अभी वहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। डेवलपिंग जो इकोनॉमीज़ हैं वो ऐसी इकोनॉमीज़ हैं जो कि अंडर डेवलपमेंट की जो सिचुएशन है उससे धीरे धीरे ऊपर को बढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल आप कोट कर सकते हो, जैसे इंडिया चाइना जैसे जो देश हैं वो अंडर डेवलप नहीं है, धीरे धीरे डेवलपमेंट के रास्ते पे, डेवलप इकोनॉमीज़ के रास्ते पे उन्होंने चलना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो डेवलप कौन से हो गए? यूएस, कनाडा, ऐसे जो देश हैं उनको डेवलप की कैटेगरी में हम रख सकते हैं। अंडर डेवलप की डेफिनेशन में जो अफ्रीकन नेशंस है ज़्यादातर, उनको आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं डेवलपिंग में। जैसे आपको बताया, आप यहाँ पे इंडिया चाइना जैसे जो देश हैं, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील जैसे जो देश हैं, उनको यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड अगर हम बात करें साथियों, तो कुछ जो देश हैं, कुछ देश की जो इकनॉमी है, इकॉनमी जो है उसको आप ओपन कंसिडर करते हो, कईयों को क्लोज्ड कंसिडर करते हो। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, देखो, ओपन इकॉनमी का मतलब होता है कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, मतलब आप दूसरे देश के साथ ट्रेड कर रहे हो। क्लोज्ड का मतलब हुआ कि आप दूसरे देश के साथ किसी भी तरीके का कोई भी ट्रेड जो है वो नहीं कर रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ यहाँ पे बंद है। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्लोज्ड इकॉनमी। अब फिर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पे पैसा है। ठीक है, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो? जहाँ पे पैसा नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, आपका एक दोस्त है वो बहुत अच्छी सिंगिंग करता है, आपने बोला कि भाई कोई गीत सुना दे, और वो गाना आपके लिए सुना रहा है। ठीक है, तो अब उसने गाना सुनाया तो आप उसको पैसा थोड़ी देते हो आप। ठीक है, तो इसको आप क्या कहोगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसके लिए आप पे नहीं करते हो। ठीक है, इसको हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देन उसके बाद इकोनॉमिक्स को साथियों आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, इसको आप माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हो। एग्जाम्स में आते नहीं हैं, मतलब नहीं पूछेंगे आपसे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। अच्छा, इनफैक्ट यहाँ पे एक मिस प्रिंट हो गया, चलिए यहाँ पे मैंने देख लिया टाइमली। तो ये साथियों माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये मैक्रो है। ठीक है, तो आई की जगह यहाँ पे ए आएगा। ठीक है, मैक्रो। देखो, माइक्रो क्या होता है? स्मॉल। ठीक है, मैक्रो क्या होता है? ह्यूज। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो में क्या है? आप इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करते हो। ठीक है, तो इंडिविजुअल यूनिट्स क्या हो सकते हैं? एक ही कंज्यूमर हो सकता है, मल्टीपल कंज्यूमर की बात नहीं कर रहे हैं, कंज्यूमर यूनिट्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, एक ही इंडिविजुअल की बात करें। तो एक इंडिविजुअल के बारे में आप क्या पढ़ोगे? इसमें पढ़ोगे कि एक इंडिविजुअल जो है वो कब कब डिमांड करता है। ठीक है, किस किस सिचुएशन में डिमांड करता है, डिमांड जो है कब उसकी ज़्यादा होगी, कब कम होगी, उसकी पर कैपिटा इनकम क्या है, और ऐसी जो चीज़ें हैं ये हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, एक इंडिविजुअल फॉर्म को आप स्टडी करते हो। ठीक है, मतलब एक कंपनी है, उसके बहुत छोटे छोटे यूनिट्स हैं जिसको हम फर्म कहते हैं। आप एक छोटी छोटी फॉर्म को स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो उसको जब आप स्टडी करोगे कि कब इसका प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा, कब ये शट डाउन करेंगे। ठीक है, ये सभी चीज़ें। ठीक है, एक इंडिविजुअल यूनिट को जब आप स्टडी करते हो, ऐसा जो सब्जेक्ट मैटर है इकोनॉमिक्स का, उसको साथियों हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर मैक्रो क्या होगा? मैक्रो यहीं पे आपको बताता हूँ। मैक्रो मतलब मैंने आपको बताया ह्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इंडिविजुअल को स्टडी नहीं करेंगे, हम एज ए होल उस पूरे ग्रुप को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जब हम पूरे ग्रुप को स्टडी करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? वो कैसा विषय है उसको हम कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? देखो, इसको ऐसे समझो, जैसे ये कंज्यूमर वाला एग्जांपल है, तो हम यहाँ पे क्या स्टडी करेंगे? पर कैपिटा इनकम। जब हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो वहाँ पे हम क्या स्टडी करेंगे साथियों? वहाँ पे हम स्टडी करेंगे नेशनल इनकम को। समझ रहे हो? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल फॉर्म को। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे? वहाँ पे साथियों हम स्टडी करेंगे एक कंपनीज़ को, कि एक जो पूरा एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं, ठीक है, वो किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। इनफैक्ट बहुत सारे मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, ये बहुत बेसिक्स थी कि माइक्रो और मैक्रो में तो हम डिवाइड करते ही हैं। ठीक है जी, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या है? तो इकोनॉमिक सिस्टम को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आप कम से कम तीन पार्ट्स में तो डिवाइड कर ही सकते हो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का है जहाँ पे पैसा है। ठीक है, तो आप देखो, प्राइमरी सेक्टर है हमारे पास, सेकेंडरी सेक्टर है एंड टर्शियरी सेक्टर है। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, इन तीनों में से कहीं ना कहीं आ ही जाएगा।
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला हो गया प्राइमरी। प्राइमरी में क्या आता है, एग्रीकल्चर आता है और एलाइड एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चर तो आपको पता है, एलाइड में मतलब एग्रीकल्चर के साथ वाली जो चीज़ें हैं, जैसे बी कीपिंग हो गया, ठीक है, फिशिंग हो गया, ठीक है, माइनिंग हो गया, ऐसी जो चीज़ें हैं ये सभी एलाइड एक्टिविटीज़ की डेफिनेशन के तहत आती हैं। ठीक है जी। अब देखो हमारे काम की क्या चीज़ है, हमारे काम की चीज़ है कि ये जो सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर, इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है, तो अप्रोक्स 20% है। सबसे ज़्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट करता है, पहले नंबर पे है। तो ये दो इन्फॉर्मेशन साथियों इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम में भी पूछा जा सकता है और मेंस में भी इसको एक फैक्ट के रूप में आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर, तो आपका ये इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है, अराउंड 26%, इंप्लॉयमेंट जनरेशन में तीसरे नंबर पर आता है। तो ये नंबर आपने याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्शरी सेक्टर तो टर्शरी सेक्टर को साथियों हम सर्विस सेक्टर भी कह देते हैं। तो ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि कोचिंग सेंटर हो गया, स्कूल्स हो गए, रेस्टोरेंट हो गया, जिम हो गया, लॉयर हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया। जब हम बात करते हैं जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की, सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे 54% है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथियों जब हम बात करते हैं तो ये सेकेंड नंबर पे आता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है साथियों, ये बहुत ज़्यादा काम की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, तो इसके अलावा साथियों अगर हम बात करें तो जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हैं इनको कुछ और पार्ट्स में भी हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो कुछ जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि एक क्वार्टनरी सेक्टर भी होता है। ठीक है, क्वार्टनरी सेक्टर भी होता है। कुछ कहते हैं कि क्यूनरी सेक्टर भी होता है। तो जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि यार जो आईसीटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाला जो सिस्टम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला जो एरिया है, इसको हम जनरली मतलब कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, इसको हम आपका जो थर्ड सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर, जो उसमें काउंट कर लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम इसको सेग्रीगेट भी कर दें, अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, अलग अगर हम कर दें, तो एक नया सेक्टर आपका बन सकता है जिसको हम क्वार्टनरी सेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है, बहुत रेयर किताबों में ये मेंशन है, बस पता होना चाहिए। ठीक है, क्विनिटी सेक्टर क्या है, ये कह रहे हैं कि देखो जो मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उसको जो लोग इम्पैक्ट करते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, उसके लिए एक अलग सेक्टर हम बना देते हैं। क्योंकि जो टॉप मोस्ट जो एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर्स हैं, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी में बैठे हुए हैं, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को तो वही लोग तो फ्लक्चुएट करते हैं ना, इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्यों ना अलग सेक्टर में ही काउंट कर लें। उसके लिए इन्होंने वर्ड यूज़ किया है क्विनिटी सेक्टर। ठीक है, इसमें कौन से लोग आते हैं, टॉप एग्जीक्यूटिव्स आते हैं। अब देखो जैसे एक कोचिंग सेंटर है, ठीक है, कोचिंग सेंटर जो है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, टर्शरी सेक्टर में आ रहा है। ठीक है, उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक अलग सेक्टर में, जिसको हम क्विनिटी सेक्टर दे देते हैं। कैसे, अब देखो जो कोचिंग सेंटर है उसका जो बॉस है, जो कोचिंग सेंटर है उसका जो बॉस है, वो वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा। वो फीस बढ़ा देगा, स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे। फीस कम कर दें, स्टूडेंट ज़्यादा हो जाएंगे। सैलरी बढ़ा दें, बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को, सीधा इकोनॉमिक एक्टिविटी को इम्पैक्ट करेगा। तो वो कह रहा है कि देश में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ आप, टॉप मोस्ट जो डिसीजन मेकिंग वाले जो लोग बैठे हुए हैं, उनका एक अलग ही सेक्टर क्यों ना बना दें हम, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को तो ये लोग ही इम्पैक्ट करते हैं। जैसे हमारे आप कह लो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, वो हमारी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर एक अलग सेक्टर बना दे तो उसको हम क्यूनरी सेक्टर कहेंगे। ठीक है, एक और पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, बाकी की चीज़ें इंट्रोडक्शन की सेकंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ से ना क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, इंडियन इकोनॉमी क्योंकि हम रीड कर रहे हैं, तो इंडियन इकोनॉमी के जो कुछ की बेसिक फीचर्स जो है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। पहली इन्फॉर्मेशन क्या है कि डोमिनेंस किसका है, एग्रीकल्चर सेक्टर का। कैसे 58% जो हमारी पॉपुलेशन है स्टिल इस पर ही डिपेंडेंट है एम्प्लॉयमेंट के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है साथियों, याद रखना है। पर कैपिटल इनकम हमारी बहुत लो है, ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है वहाँ पे। इंडिया की जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो अभी भी रूरल इकोनॉमी है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 67% जो इंडियंस हैं वो अभी भी रूरल एरियाज़ में रहते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वी आर एट नंबर 1, चाइना को भी हमने सरपास कर दिया है। इंडियन इकोनॉमी का फीचर एक और है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन भी तो बहुत ज़्यादा है ना, और उस हिसाब से इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये जो मार्केट सिस्टम है, फिर ये चीज़ें हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।